अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. इस्तीफा खबर है, पर क्या इस्तीफे की अफवाह भी खबर है। चर्चा तो खूब हुई क्योंकि नाम बहुत शक्तिशाली थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े कुछ अधिकारी इस हफ्ते सुर्खियों में रहे। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल और लॉ कमीशन के पूर्णकालिक सदस्य हितेश जैन ने इस्तीफा दे दिया। फिर पीएमओ में आईटी और कम्युनिकेशन के ओएसडी और गुजरात के दिनों से प्रधानमंत्री के भरोसेमंद अधिकारी हिरेन जोशी के इस्तीफे की अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ी। जिन इस्तीफों की पुष्टि हुई उन पर बात करेंगे। जो अफवाहें उड़ी वो क्यों उड़ी और उनका अर्थ क्या है ये भी समझेंगे। क्या ये इस्तीफे किसी सिलसिले का हिस्सा हैं और क्या इनका सत्य कभी सामने आएगा। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी एक पारिवारिक विवाह में शामिल होने गए हैं, तो नेता नगरी आज आप मेरे साथ देखेंगे। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। तो नेता नगरी के पहले सत्र के लिए आज हमारे मेहमान हैं राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी, आदेश रावल, कंसल्टिंग एडिटर मॉलिटिक्स, पंकज झा जी आप पॉलिटिकल एडिटर हैं दी ललन टॉप के साथ, हिमांशु मिश्रा आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इंडिया टुडे ग्रुप के साथ, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे संजय बारू, आप फॉर्मर मीडिया एडवाइजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, आपकी किताब बड़ी चर्चित रही द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हिमांशु जी मैं आपके पास सबसे पहले आऊं उसके पहले मैं एक सीक्वेंस पढ़ देता हूं ताकि आगे की बातचीत में सुलभता रहे। उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने 3 दिसंबर को प्रसार भारती के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया। उनका जो अचानक आया इस्तीफा है वो बहुत लोगों को हैरान किया क्योंकि उनके कार्यकाल में भी 2 साल बचे हुए थे। उसके पहले हितेश जैन ने 13 नवंबर को लॉ कमीशन के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्णकालिक सदस्य थे वो, सिर्फ 4 सदस्य होते हैं, उनमें से थे वो। और उसके बाद सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों ने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पद पर तैनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त अधिकारी हिरेन जोशी ने भी इस्तीफा दे दिया है ओएसडी आईटी एंड कम्युनिकेशंस के पद से। बाद में ये खबर आई, ये खबर पुष्ट नहीं हो पाई, बाद में ये भी खबर आई कि नहीं साहब अभी भी वो पीएमओ में कार्यरत हैं और इस्तीफे की बात गलत है। हिमांशु जी सबसे पहले थोड़ी सी स्पष्टता इस पे कीजिए कि क्या हिरेन जोशी ने इस्तीफा दिया है या नहीं, क्या पीएमओ से कोई इंटरनल मेमो जारी हुआ था या नहीं। देखिए कुलदीप जी, 2 चीजें जिस पर आप सवाल पूछ रहे हैं, हिरेन जोशी क्योंकि ओएसडी मीडिया कम्युनिकेशन और आईटी में है, उनके इस्तीफे की खबरें लगातार आती रही, लोग सोशल मीडिया पे ये तमाम चीजें करते रहे। मुझे लगता है कि उसका सबसे अच्छा स्रोत जो है, आपको पता करना हो तो प्रधानमंत्री कार्यालय की जो वेबसाइट है ना, उस पे देख लीजिए। उससे पता चल जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, या ये अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही है। उस पर तो अभी भी उनका नाम लिखा हुआ है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, मैं वही कह रहा हूं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अभी इस्तीफा, ऐसा जिस तरीके की खबरें आ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऑफिस जा रहे हैं, आखिरी बार बात हुई आपकी क्या उनसे, उनके दफ्तर में किसी से? देखिए वो जाहिर तौर पर ऑफिस भी जा रहे हैं और वहां पे भी रहते हैं जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है, और संसद भवन में भी जहां प्रधानमंत्री कार्यालय होता है वहां है। मुझे लगता है ये सारी चीजें एक के बाद एक चीजों को जोड़कर बनाने की कोशिश की गई है कि देखिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने दे दिया, तो अब इन्होंने भी दे दिया है। ये मुझे लगता है बिना आधार, बिना पुख्ता सबूतों के शायद जो है आधी अधूरी जानकारियों पे खेलने की कोशिश की गई है, और उसके कई लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा माइलेज मिल सकता है, शायद वो कोशिश की हो। और मुझे जहां तक जानकारी है, राजदीप जी ने भी हिरेन जोशी जी से बात की है। मेरे दोस्त हिमांशु जी आप ये ना कहिए कि राजदीप सरदेसाई ने हिरेन जोशी से बात की है। कुलदीप देखिए, जब ये खबर उठी और ये लगातार 4-5 दिनों से खास करके सोशल मीडिया कर लिया ना, नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना, क्योंकि आपने कुछ कहा, मैं स्पष्ट कहूं, 4-5 दिनों से कुलदीप, हिमांशु जी, ये बात चल रही है कि क्या हिरेन जोशी ने अपना इस्तीफा दिया है। विशेषतर सोशल मीडिया पर ये बहुत चली है। इस पर मुझे लगता है पवन खेरा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां उन्होंने कई सवाल उठाए थे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है।
तो मैंने हिरेन जोशी के एक करीबी को व्हाट्सएप किया था और जो जवाब मिला उससे उनका कहना है हिरेन जोशी इज वेरी मच देयर, यानी वो वही हैं जहां वो पहले थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अब सवाल ये है कुलदीप और हिमांशु जी और बाकी हमारे जो साथी हैं कि मैंने अपने किताब में 2024 किताब में उनको कहा था थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन कंट्री, और मुझे लगता है उस किताब में पहली बार हिरेन जोशी पर किसी ने बात की है कि कौन है हिरेन जोशी, और लोगों की रुचि है क्योंकि वो बिहाइंड द जो पर्दे के पीछे व्यक्ति रहता है लोगों की हमेशा रुचि रहती है, जो पर्दे के आगे है वो बात अलग है। उस किताब में मैंने कहा था 2024 में कि ही इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कंट्री, तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन मोदी गवर्नमेंट, यानी पहले मोदी जी, उसके बाद अमित शाह जी, उसके बाद हिरेन जोशी जी का नंबर आता है। और ये मुझे एक बीजेपी एमपी ने कहा, और क्यों कहा, जो मैंने किताब में लिखा है, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो मीडिया कंट्रोल करता है या पीएमओ को एक्सेस कंट्रोल करता है वो व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हाँ, पीके मिश्रा जी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन हिरेन जोशी जो है उनकी भी एक अलग ताकत है, वो मंत्रियों से भी बात कर सकते हैं, वो पीएम के डेलीगेशन पर जाते हैं और उनको एक तरह से मीडिया पर एक तरह से काबू करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये मैंने लिखा था, इसलिए मेरी भी रुचि बनी थी क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च किया था कि कौन है हिरेन जोशी, कहां से आए हैं, किस तरह से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पुणे में डॉक्टरेट करके फिर भिलवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे, 2008 में मोदी जी से पहली बार मिले, कैसे एक कॉन्फ्रेंस जहां कुछ इंटरनेट में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, हिरेन जोशी ने उसको सॉल्व किया और उसके बाद पीएम के साथ वो जुड़ गए, तब वो गुजरात के सीएम थे और 17 साल से हैं और बहुत उन्होंने एक तरह से पीएम की जो ये मीडिया कैंपेन है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसको कंट्रोल किया, नैरेटिव को कंट्रोल किया। तो लोगों की रुचि है। अब रुचि होना एक बात है, ये कहना कि इस्तीफा दिया है, देखिए मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है इस्तीफा दिया। नवनीत सहगल ने इस्तीफा दिया है वो हम कह सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल है, हितेश जैन ने इस्तीफा दिया है हम कह सकते हैं, पर मुझे लगता है इस समय ये कहना कि हिरेन जोशी ने इस्तीफा दिया है गलत होगा। लेकिन मुझे एक ही बात है कि इस सरकार में अभी तक ये पता नहीं चला है कि चेयरपर्सन प्रसार भारती ने रेजिग्नेशन क्यों दिया। जैसे अभी तक ये पूरी तरह से नहीं मालूम कि जगदीप धनखड़ ने वाइस प्रेसिडेंट से इस्तीफा क्यों दिया, या चुनाव के पहले एक इलेक्शन कमिश्नर ने अपना इस्तीफा क्यों दिया, या एके वर्मा जो सीबीआई डायरेक्टर थे उनको क्यों हटाया गया। ये जो एक ऐसी एक व्यवस्था है, संस्था है हमारी सरकार, ज्यादातर सब सरकारें ऐसी होती है लेकिन इस सरकार में ज्यादा है कि गोपनीय बात जो होती है वो जनता तक नहीं पहुंचानी है। अगर उन्होंने इस्तीफा भी दिया होता तो मुझे नहीं लगता हिमांशु जी और मुझे पता लगता जब तक ये ऑफिशियल हो। ये बात आप मानते हैं कि नहीं हिमांशु जी? देखिए राजदीप जी जो कह रहे हैं ना, मैं उसी पे जवाब दे देता हूं। मैं राजदीप जी को बताता हूं कि 2019 में जब सरकार बनी, दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और दो लोगों को कैबिनेट मतलब उनकी जो पोस्ट है वो कैबिनेट इक्विवेलेंट की गई। उनमें एक निपेन मिश्रा थे, एक अजीत डोभाल जो एनएसए है। निपेन मिश्रा ने 3 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था जी। ये व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं किसी व्यक्ति के कि उन्होंने क्यों दिया। आप दूसरी चीज, राजदीप जी ने कहा कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, इसके कारण नहीं पता थे। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है ये कि स्वास्थ्य कारणों से। एक सेकंड राजदीप जी, मैंने आपको पूरा सुना, अब वो पत्र पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने खुद उसको ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं इसीलिए इस्तीफा देना चाहता हूं। इसमें तो कोई मतलब वो तो पब्लिक डोमेन की चीज है। पहले पत्रकार हुआ करते थे, संजय बारू, पंकज पचौरी, हरीश खरे, एचके दुआ, प्रेम शंकर झा, कई सरकारों में थे, वरिष्ठ एडिटर्स हुआ करते थे। अब क्या हुआ है, इस बार टेक्नोक्रेट है। हिरेन जोशी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर्स में माहिर, बिकॉज दिस इज अ न्यू सोशल मीडिया वर्ल्ड। और उनको एक एडवांटेज है, बाकी जो पुराने पत्रकार हुआ करते थे मीडिया एडवाइजर, उनके रिपोर्टर्स और एडिटर्स के साथ पहले से संबंध थे। हिरेन जोशी हैज कम फ्रॉम द आउटसाइड, उनको किसी के साथ संबंध नहीं, सो ही कैन क्रिएट हिज ओन इकोसिस्टम। कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ आरोप लगाए। जो ये अफवाह कह लें अगर इसको, इस्तीफे की उठी, जो सोशल मीडिया पर मैं कह रहा हूं चलिए गप उठी,
ये किसी एक पार्टी की शरारत है मान लीजिए, जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे इसमें, किसी की शरारत हो सकती है, कोई अपना एजेंडा हो सकता है, पर एक पार्टी के, जो भारत की विपक्ष की एक पार्टी है, उसके प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, सरकार उन आरोपों के बारे में अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही है? कोई उस पर कोई स्पष्टीकरण अभी भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार की ओर से क्यों नहीं आया है? क्या उस पर मंथन हो रहा है, जवाब आएगा या नहीं आएगा? देखिए कुलदीप जी, जवाब देना वो सरकार का काम है। जो आरोप लगाए गए, ये पहली बार टारगेट नहीं किया गया। दूसरी चीज, क्योंकि और ये मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो खबर आप कह रहे हैं ये 4-5 दिन से नहीं है, ये पिछले 1 महीने से ये खबर कहें कि मीडिया सर्कल में थी। इनको हवा जो है पिछले 5-7 दिनों में इस खबर को हवा दी गई है। तो हवा क्यों दी गई है? आप मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आप क्या ये सही है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप जिस पर आप हैं, आप भी मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने मैंने स्पष्टीकरण दिया। क्या आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जहां हिरेन जोशी आपको मैसेज भेजते हैं एज पीएमओ? देखिए बहुत से मैसेज के सिस्टम हैं, हर जगह से मैसेज आते हैं कि सरकार की ये अचीवमेंट है, सरकार ने ये क्या प्रॉब्लम नहीं। एंड देखिए एक और चीज मैं आपको बोलता हूं, अब आप आइए 2014 से मैं कहूं 16-17 तक 18 तक, आप भी जानते हैं क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जब से वो मुख्यमंत्री हैं और उससे पहले से भी। जगदीश ठक्कर 2014 से लंबे समय तक जो है उन्होंने प्रधानमंत्री का मीडिया देखा है। बिल्कुल। क्या मैं गलत हूं राजदीप जी? बिल्कुल सही। उनके निधन के बाद जो है वो हिरेन जोशी जी ने ये पूरा काम देखा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कहा कि खबर आएगी नहीं आएगी और वो नहीं होगा। आप बताइए कि एच के दुआ ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? आप बताइए मुझे संजय बाबू जी ने इस्तीफा क्यों दिया? एक चीज और है, ये सही है कि ज्यादातर प्रधानमंत्रियों के जो है वो मीडिया से जुड़े लोग, जो वेटरन लोग होते हैं, वो मीडिया एडवाइजर या ओएसडी रहते हैं। वाजपेयी जी के टाइम पे जो है अशोक टंडन थे, कंचन गुप्ता रहे, सुधीर कुलकर्णी जो है उनके भाषणों का काम देखते थे, यहां तक कि मोरारजी देसाई के साथ कुलदीप नैयर भी थे। तमाम लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर या ओएसडी रहे हैं। मीडिया एडवाइजर या ओएसडी होने में तो कोई बुराई नहीं है। कार्यकाल में तो 4 लोग बने। मैं वही कह रहा हूँ मनमोहन जी के टाइम में तो 4 लोगों ने मीडिया का काम देखा। उन्होंने क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ा, ये बता दीजिए कोई। नहीं, लेकिन आप ये सवाल, मेरा जो सवाल, नहीं हिमांशु जी 1 मिनट, जो कुलदीप ने सवाल पूछा वो मेरा भी आपसे सवाल है, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं क्या हो रहा है पीएमओ में। ये जो खबर चली, इसको तूड़ किसने दिया, इसके पीछे कौन है, और क्या कोई साजिश की वजह से ये किया गया कि हिरेन जोशी को कमजोर करना है, इसलिए ये खबर चलाई गई? और फिर ये जो आरोप लगाए गए, इसको सरकार ने खंडन क्यों नहीं किया, ताकि एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? अच्छा एक चीज बताइए राजदीप जी, खंडन किस चीज का करें? जो है ही नहीं। आपने भी व्हाट्सएप पे किसी से बात की, उन्होंने कहा वो जहां थे जैसे हैं बिल्कुल, उनका इस्तीफा हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो प्रधानमंत्री कार्यालय की जिस दिन बात हुई है, जहां वो रहते थे हमेशा संसद भवन में, जब प्रधानमंत्री संसद के पहले दिन रहते हैं, जब वो मीडिया को के साथ मुखातिब होते हैं, वो वहां थे। अब इसमें अगर आप कहें कि ये है वो है, देखिए मुझे लगता है जब तक कोई चीज ठोस ना हो जाए, नवनीत सहगल का इस्तीफा किन कारणों से हुआ, ये बात नवनीत सहगल बेहतर बता सकते हैं आपसे, मुझसे और राजदीप जी से। तो अभी नवनीत सहगल पर भी आएंगे, पर आदेश भाई, आदेश रावल, आप कांग्रेस को बहुत समय से कवर कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, अभी तक पक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब नहीं आया। पर ये सोशल मीडिया की गप ही है या कांग्रेस की शरारत है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि किसी ने हवा दी आखिरी के समय में कि हिरेन जोशी पर अटैक किया जाए और उनको कमजोर किया जाए? तो ये इस बारे में कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली कि भाई सरकार बताए, नहीं तो हम बताएंगे कि क्या हुआ है? दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था कि आजकल हिरेन जोशी बहुत चर्चा में है। उसके जवाब में पवन खेड़ा ने बिना नाम लिए ये स्पष्टीकरण दिया, बताया कि ये उनके ऊपर आरोप हैं और इनके जवाब उनको देने चाहिए।
और रही बात इस्तीफे की, मैं ऐसा मानता हूं कि कभी भी इतने बड़े जो व्यक्ति होते हैं, जो घर का मुंशी होता है, जो घर के राजदार होते हैं, उनके इस्तीफे नहीं हुआ करते। लगभग 20 से 25 साल पहले की बात है, विंसेंट जॉर्ज सबसे नजदीकी व्यक्ति थे राजीव गांधी के और सोनिया गांधी के, उनके ऊपर एक आरोप लगा और उसके बाद से वो आज भी वहीं 10 जनपद में बैठते हैं, आते हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका है उसको कम कर दिया गया है। इसी तरीके से जो हिमांशु नहीं बोल रहे थे और राजदीप जी कहना चाह रहे थे कि हिरेन जोशी का इस्तीफा कभी नहीं होगा। अब कहा कि सोशल मीडिया पे ये हो गया और किसी के इंटरेस्ट है, किसके इंटरेस्ट है? प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई खबर बाहर आएगी, किसी की हिम्मत है बिना उनकी इजाजत के या बीजेपी की इंटरनल फाइट के बिना या सरकार की इंटरनल फाइट के बिना आप किसी पर आरोप लगाओगे? लेकिन ये सारी चीजें उन्हीं के सिस्टम से, उनकी अंदरूनी लड़ाई से बाहर आई हैं और कभी भी हिरेन जोशी का इस्तीफा नहीं होगा। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। घर के राजदार और जो इतने लंबे राजदार हो उनको कोई बाहर नहीं फेंकता। मैंने उदाहरण दिया आपको। और जैसा राजदीप सर बोल रहे थे कि जगदीप धनखड़ की इस्तीफे की जो जानकारी आई, 12 बजे वो कह रहे थे कि आप कल मेरे साथ डिनर पे आइएगा, विपक्षी नेताओं को, और शाम को उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनका इस्तीफा हो गया। कमाल कर रहे हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? आलोक वर्मा सीबीआई चीफ थे, क्यों उठाया गया उनको रातों रात? कैसे दिल्ली पुलिस पहुंच गई सीबीआई चीफ के यहाँ पे? आज तक किसी को पता लगा है? नवनीत सहगल का इस्तीफा। तो ये बात सही है कि सरकार से जानकारी बाहर नहीं आती है, लेकिन जब आती हैं तो ऐसे ही आती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि असली कारण चाहे जगदीप धनखड़ का हो या हिरेन जोशी का हो, कभी बाहर नहीं आएगा। और अभी तक अगर ये खबरें झूठ होती तो अभी तक पीएमओ की तरफ से एक्शन लिया जाता उन तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लेके, उन जर्नलिस्टों को लेके, चाहे कोई भी होता। जब आपके पास कोई तथ्य हो, कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, तब आप कहिए। सोशल मीडिया पे आपने 5 नाम लिख दिए, किसी ने उस पर रिकमेंड कर दिया, किसी ने कुछ और कर दिया। मैंने अभी भी कहा कि नवनीत सहगल ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसकी जानकारी, क्योंकि नवनीत सहगल के इस्तीफे का जो पत्र आया वो उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने का है। उन्होंने रेजिग्नेशन किस कारण से दिया है, ये कारण उनके रेजिग्नेशन लेटर में होगा। जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया वो सार्वजनिक मंचों पे आए 2 बार और सार्वजनिक मंचों से भाषण दिया है। अगर कोई ऐसी चीज होती तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जगदीप धनखड़ शांत रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वो जरूर कोई ना कोई बात कहते कि उन पे इस तरीके का दबाव था या नहीं था। ठीक है, अगर होता तो आप जिस व्यक्ति ने लिखा है, अब आप कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने गलत लिख दिया। नवनीत सहगल लेट नाइट अपना इस्तीफा देते हैं, इट इज एक्सेप्टेड विद इमीडिएट इफेक्ट। हालांकि उनके 2 साल अभी बाकी है उनके कार्यकाल का। कितने लोग ऐसे इस्तीफा देते हैं? आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर, लेट नाइट हिज रेजिग्नेशन इज टेकन। हाउ ऑफन इज इट डन कि सीबीआई डायरेक्टर का रेजिग्नेशन लेते हैं? एक इलेक्शन कमिश्नर चुनाव के पहले, आम चुनाव के पहले रिजाइन्स। हाउ ऑफन डज दैट हैपन? दिस इज यू सी जब ये पैटर्न होता है, लॉ कमीशन के मेंबर्स कितने सडनली इस तरह से इस्तीफा देते हैं जैसे हितेश जैन ने लिया है। क्या हुआ है, हम जो पत्रकार हैं, एक जमाने में हम खोजी पत्रकार करके ये फाइंड आउट करते थे कि इस्तीफे के पीछे क्या है। इवन विद धनखड़ केस, धनखड़ पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है हु हैज रिजाइन्ड इन द मिडिल ऑफ द टर्म। लेकिन क्योंकि एक ऐसा माहौल बना है जिसमें अगर आप सवाल पूछे या कोशिश भी करें तो nobody is going to tell you the truth। सच्चाई कभी नहीं आएगी सामने। इसीलिए अफवाहों पर सोशल मीडिया के दुनिया में कई अफवाह चले। मैंने कोई एक अफवाह भी नहीं की है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एक साथ जब इतने लोग एक ही साल में इस तरह से इन पावरफुल पोस्ट, जहां कोई इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं देता, जब वो दे रहे हैं तो क्या सवाल पूछना भी वाजिब नहीं है? मैं बस सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कारण है। बस पंकज जी, ये जो एक सिलसिला है, मतलब क्या ये सिलसिला है भी या नहीं? मतलब तार जोड़ लेते हैं कि साहब हितेश जैन ने दिया पहले, फिर जो है सहगल साहब ने, नवनीत सहगल ने इस्तीफा दिया प्रसार भारती के चेयरमैन पद से, और उसके बाद फिर ये अफवाह उड़ी कि हिरेन जोशी ने भी इस्तीफा दे दिया है। चूंकि इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। एक सरकारी मीडिया प्रसार भारती को हेड कर रहे थे और एक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मीडिया हाउसेस को क्या संदेश जाएंगे, क्या सरकार की उपलब्धियां हैं जो भेजी जाएंगी, उसको मैनेज कर रहे थे। कम्युनिकेशंस और आईटी के लिए के ओएसडी थे। तो एक तार इसमें जोड़ा जा रहा है
बतौर राजनीतिक संपादक इट इज टू अर्ली कि हम कोई तार जोड़ें इसमें, कि कोई स्पष्ट तार तो कोई दिखता नहीं है, 3 अलग अलग मामले भी हो सकते हैं। देखिए हिमांशु एक बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे, पिछले महीने भर से ये सब पत्रकारों के बीच, अधिकारियों के बीच इस बात की चर्चा है। मैं हिमांशु जी से एक सवाल पूछना चाह रहा था, वो जवाब बाद में देंगे, उससे पहले मैं ज्यादातर नवनीत सहगल के बारे में आपको बता सकता हूं, क्योंकि उनसे मेरा वास्ता एक पत्रकार और एक अधिकारी जो आप कह रहे हैं मीडिया मैनेजमेंट को लेके पिछले कई दशकों का रहा है। चूंकि वो यूपी की तमाम सरकारों में वो मीडिया मैनेजमेंट का काम देखते रहे, सूचना विभाग के प्रमुख सचिव या डायरेक्टर या फिर अलग अलग पदों पर रहते हुए फिर वो दिल्ली जब आए, जैसा भी राजदीप सर कह रहे थे ना, 2 तारीख को दोपहर 12:30 बजे वो अपने दफ्तर जाते हैं, रात नहीं बस दोपहर में वो इस्तीफा देते हैं और फिर अगले ही रात को आती है, सॉरी चिट्ठी शाम को, औपचारिक चिट्ठी शाम को आती है और अगले दिन उनके इस्तीफा स्वीकार करने की जानकारी आती है। और राजदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने किन वजहों से इस्तीफा दिया वो चिट्ठी हमारे पास नहीं है और ये जानकारी मुझे भी पता चला। मैंने जब प्रसार भारती के एक सीनियर अधिकारी को 3 तारीख को फोन किया शाम को कि क्या हालचाल है, तो उन्होंने कहा कि आपको खबर के बारे में पता चला क्या? मैंने कहा कौन सी खबर? तो वो आपके सहगल जी के बारे में। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। बोला अरे कैसे पत्रकार हैं, 24 घंटे हो गए आपको पता ही नहीं? मैं भी हैरान था क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि दोपहर 12:30 बजे ही नवनीत सहगल ने उन्हें इस्तीफा दे दिया। मैंने भी पूछा उनसे कि भाई आखिर क्या वजह है? उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में पता नहीं। फिर सहगल साहब के जितने भी नंबर थे उस पर मैंने फ़ोन किया, लेकिन वो एक टोन के बाद ही ना, एक कॉल के बाद ही वो वॉइस कॉल पे चला जा रहा था। कल रात मेरी बात हुई, किसी शादी समारोह में थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है और निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया, जो आमतौर पे कहा जाता रहा है। कोई स्वास्थ्य कारणों से बताता है, कोई निजी कारणों से, लेकिन बात कुछ और कुछ होगी, क्योंकि मैं जितना उनको जानता हूँ कि भाई प्रसार भारती का भी उनका बहुत सारा समय बचा था। ऐसी क्या विपदा आ गई कि सहगल जी ने इस्तीफा दे दिया? क्योंकि कुछ दिनों पहले देखिए वो अयोध्या में जब वो ध्वजारोहण वाला कार्यक्रम था, धर्म ध्वजा वाली, तो मैंने उनकी कई फोटो देखी थी, कभी ओवी वैन के अंदर से बैठे हुए, फिर अयोध्या के राम मंदिर के अंदर से बैठे हुए, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था यहाँ 24 की बात है, तब भी ओवी वैन के अंदर बैठे हुए, जहाँ वो PCR जो बना हुआ था, मैं ओवी वैन कह रहा हूँ। तो जो इतना काम वो बता और समझा रहे हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, काम में लगा हुआ हूँ, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं? और अगर स्वास्थ्य वाली बात होती तो शादी समारोह में वो थे, तो ऐसी स्वास्थ्य वाली बात भी समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा बाद में विस्तार से बताएंगे, अब जो बताएंगे। एक चीज मुझे यहाँ बताइएगा, मतलब नवनीत सहगल के बारे में एक ख्याति उनकी ये है, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं बात कर रहा हूँ, कि वो हर सरकार में स्वीकृत अधिकारी रहे, हर सरकार में उन्होंने अपनी जगह बनाई या मुख्यमंत्री का भरोसा हासिल किया। मायावती की सरकार भी, चाहे 2007 में, 2012 में अखिलेश यादव आए, उस समय भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स उन्होंने लीड किए। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आए, तुरंत उनको नहीं मिली, ऑफिसर इन वेटिंग में डाल दिया गया, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी उन्होंने भरोसा जीता। ये भी बात कही जाती रही कि वो उत्तर प्रदेश में केंद्र के ज्यादा आदमी हैं, योगी आदित्यनाथ के उतने व्यक्ति नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने योगी आदित्यनाथ का भी भरोसा जीता और उत्तर प्रदेश में जो भी काम किया। थोड़ा सा मुझे कुछ उदाहरणों के साथ अगर आप बताएं, उनकी प्रोफाइल के जो महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं जो ये बताते हैं कि कैसे अलग अलग सरकारों में कैसे महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया, या उनकी जो संकट मोचक वाली जो छवि बनी वो किस वजह से बनी? जी हाँ बिल्कुल, संकट मोचक की उनकी छवि रही और कई बार उन्होंने उन सरकारों को उन मुसीबतों से निकाला। मतलब पहले बात योगी आदित्यनाथ से ही कर लेते हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कि ये कहा जाता रहा कि नवनीत सहगल उनकी पसंद के नहीं रहे जब वो मुख्यमंत्री बने ही थे। और कुछ दिन तक आपको याद होगा कुलदीप भाई कि वो लखनऊ में एक VVIP गेस्ट हाउस है, तो 5 कालिदास मार्ग का बंगला अभी तब तक खाली नहीं हुआ था, वो CM का ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो वो VVIP गेस्ट हाउस में रहते थे। तो मुझे याद है कि एक योगी जी के करीबी व्यक्ति योगी आदित्य उनसे मिलने गए VVIP गेस्ट हाउस, और उन्होंने सहगल साहब की बड़ी तारीफ की कि भाई ऐसा अफसर है जो आपके साथ रहेगा तो आपके लिए बड़ा एसेट होगा। तो योगी जी ने उस पर जो भाव दिया, उस भाव का मतलब ये था कि मुझे सहगल जैसे लोग नहीं चाहिए। और वही योगी आदित्यनाथ हैं जिनके साथ वो ACS इंफॉर्मेशन बनकर आए। जब हाथरस की घटना याद होगी, उससे पहले अवनीश अवस्थी हुआ करते थे उसी पद पर, और ऐसा लगा कि पूरा मीडिया का कोलाहल था एकदम कि ऐसी बड़ी घटना हो गई, खासतौर से जो देर रात में क्रिमेशन हुआ उसके अगले दिन। तो उस वक्त DG इंटेलिजेंस हुआ करते थे DS चौहान, एक सीनियर IPS अधिकारी हैं, उनको बाबा का करीबी माना जाता बहुत। बाद में वो कार्यवाहक DGP भी रहे, और एक ऐसा दौर आया यूपी में जब वो योगी आदित्यनाथ के आंख नाक कान थे। IAS IPS में सबसे पावरफुल अधिकारी चौहान साहब ही माने जाते थे उस दौर में।
चौहान साहब ने रात के 9 बजे सीएम के यहाँ हर दिन एक बैठक होती है लॉ एंड ऑर्डर को, सवेरे इंफॉर्मेशन की बैठक होती है और रात में 9 बजे हर दिन बैठक होती है जिसमें पीएस होम, डीजी इंटेलिजेंस और डीजीपी उसमें जाते हैं। उस वक्त उन्होंने उनका नाम सुझाया कि ये जो पूरे देश भर में हाय तौबा मची हुई हाथरस की घटना को, इसको एक ही आदमी टैकल कर सकता है। और जो योगी जी पसंद नहीं करते थे नवनीत सहगल को, उनको उन्होंने अगले दिन वो पद दे दिया। और पहली घटना क्या हुई, आपको याद होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग जाना चाहते थे हाथरस। पहले ये तय हुआ था कि इनको किसी भी कीमत पे हाथरस नहीं जाने देना है। तो हम लोग को भी लगा कि भाई जब इन लोगों ने कहा कि घोषणा हुई है कि भाई हाथरस ये लोग जाएंगे, तो हमने सहगल जी से पूछा फोन करके कि भाई क्या प्लान है अब। तो बोला नहीं हम लोग जाने दे रहे हैं। जब इस पद पर आ गए, उन्होंने कहा अगर जाने नहीं देंगे तो ये डीएनडी फ्लाईओवर है ना, वहां पर सारी मीडिया ओबी वैन लेकर रहेगी और सवेरे से लेकर रात तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की खबर चलती रहेगी। तो मैंने ये सजेस्ट किया है और मुख्यमंत्री भी इस बात पर तैयार होगा कि भैया सब हाथरस जाओ, सब जाके पीड़िता उसके परिवार से मिलेंगे, चले आएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। और उस दिन ऐसा ही हुआ, राहुल और प्रियंका गए, मिलकर चले और कहानी खत्म हो गई। तो मीडिया मैनेजमेंट के मामले में और इस तरीके से, इसीलिए यही वजह थी कि वो मायावती जी के साथ रहे, उसके बाद अखिलेश यादव के साथ रहे, उसके बाद आपको बताऊं कि योगी जी के साथ रहे और फिर प्रसार भारती की चेयरमैन। आपको याद होगा एक राम मंदिर आंदोलन में जुड़े हुए थे रामचंद्र परमहंस, ये साल 2002 की बात है। तब हम अयोध्या गए हुए थे कवरेज करने के लिए। वो शिलादान करना चाहते थे डिस्प्यूटेड साइट पर। अटल जी की सरकार थी, पीएमओ से उनके यहाँ शत्रुघ्न सिंह थे, वो और नवनीत सहगल को भेजा गया। पता नहीं नवनीत सहगल ने रात में 1 घंटे रामचंद्र परमहंस से क्या बात की, वो मुझे नहीं पता, पर रामचंद्र परमहंस अपने ही आश्रम में शिलादान करने को तैयार हो गए और अगले दिन यही हुआ। तो ऐसे उनके अनगिनत कहानियां कि कैसे वो मैनेज करते हैं, चाहे वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट की बात नहीं, आप अगर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, जिसको 22 महीने में पूरा करने का टास्क दिया गया था, उन्होंने कर लिया। उसमें एक ऐसी भी स्थिति आई थी कि ये जो रेत गिराते हैं ना सड़क बनाने के लिए, उन लोगों के साथ किसी ने मारपीट कर ली, स्ट्राइक हो गया। तो नवनीत सहगल खुद चले गए और एक ट्रॉली चलाने वाले से खुद हाथ जोड़कर माफी मांगी कि भाई स्ट्राइक खत्म कर लो, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो वो किसी भी लेवल तक जाकर के मैनेज कर सकते थे। इसीलिए इस स्थिति में अगर उन्होंने प्रसार भारती के चेयरमैन से इस्तीफा दिया है तो मुझे बात हजम नहीं हो रही कि निजी कारणों से उन्होंने दिया होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, इस कहानी में जो तीसरे किरदार हैं जिनका इस्तीफा कंफर्म्ड है और उन्होंने सबसे पहले दिया था, मुझे पता नहीं ये तीनों में कोई रिश्ता है या नहीं, हितेश जैन। राजदीप जी, हितेश जैन जी के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं जितना जानता हूं हितेश को, वो इतना ही है कि हितेश जैन एक वकील है, और बीजेपी के करीब वो कई सालों तक आ रहे थे। ये जो मिशन 272 जो बीजेपी ने 2014 में की थी, नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब भी हितेश उसके साथ जुड़े हुए थे। हितेश एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से, मैं उनको अभी 10-12 साल से देख रहा हूं, वो बीजेपी के विचारधारा से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि केवल जब उनकी सरकार बनी तब हितेश उनके साथ जुड़े। और इंपॉर्टेंटली ये जो ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन बना है, जो एक तरह से प्रधानमंत्री के प्रचार में लगे रहते हैं, मन की बात के लिए जो कुछ कंटेंट देना हो या अलग अलग जो प्रोग्राम्स करने हो, खास करके युवाओं के लिए, हितेश जैन ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन के साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे। और प्रधानमंत्री के जो एक तरह से ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन ने जो प्रधानमंत्री की आउटरीच की है, लोगों से मिलना, कई सेलिब्रिटीज को एक तरह से प्रधानमंत्री के साथ जोड़ना, इसमें हितेश जैन का काफी हद तक योगदान है। ये भी चर्चा थी कुछ साल पहले कि हितेश जैन को राज्यसभा भी भेजा जाएगा महाराष्ट्र से। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी से भी अच्छे अपने ताल्लुकात रखे थे। तो हितेश जैन एक तरह से अपने आप को धीरे धीरे मोदी जी और जो केंद्र सरकार की जिस तरह से राजनीति है उससे वो जोड़ रहे थे। उन्होंने जो ये ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन, मोदी जी के नाम पर किताबें भी उन्होंने उनके कुछ लोग लिखते हैं, पर मेनली वो एक तरह से एक मीडिया मैनेजमेंट में ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन है। मुझे लगता है अखिलेश मिश्रा जी उससे जो माई गव इंडिया में हुआ करते थे, ये पीएमओ से जुड़ा हुआ है, वो ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन हेड करते हैं। हितेश जैन वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ दैट।
अब सवाल ये उठता है कि हितेश जैन और नवनीत सहगल और हिरेन जोशी में क्या कनेक्शन है, ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं इस समय कि हितेश जैन ने धीरे धीरे अपने आप को एक ऐसे जगह ले आया था जहां वो अपने आप को एक बीजेपी के साथ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी बने थे, खास करके लीगल इश्यूज को लेकर। ही वुड आल्सो टारगेट द गांधी फैमिली ऑन मेजर इश्यूज। ये जो अभी जो मामला चला है नेशनल हेराल्ड केस वगैरह का, तो हितेश जैन हैड बिकम वेरी अग्रेसिव, एक तरफ गांधी फैमिली के साथ के खिलाफ और दूसरी तरफ अपने आप को बीजेपी के साथ जोड़ने में वो काफी सक्षम रहे थे। ही वाज अ यंगर लीडर, यंगर फेस रिलेटिवली, सो ही हैड बिल्ट अ काइंड ऑफ रेपुटेशन फॉर हिमसेल्फ। मैं अभी भूल रहा हूं, लेकिन एक केस था मुंबई का जिसमें हितेश जैन ने बीजेपी के कुछ लोगों का बचाव किया जब पूरी तरह से मीडिया उनको टारगेट कर रही थी। देन हितेश was an important factor in those cases. I also remember जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, then also Hitesh had raised his voice. So Hitesh Jain was a Mumbai voice who in the last 5 years has slowly graduated to becoming part of this of the Delhi world, if you want to call it that. Many of these celebrities, Vikram Masi वगैरह, चुनाव के पहले I think Modi ji there was a program started through Blue Craft Foundation to make Modi ji more attractive to the youth. ये जो विकसित भारत 2047 कैसे बनेगा, उसके साथ कई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में programs किए गए. Blue Craft Foundation had handled a lot of those programs and Hitesh was part of the program. अब ये भी सवाल उठता है कि फिर जब आपको लॉ कमीशन जैसी एक पोस्ट मिलती है तो आप अचानक इस्तीफा क्यों देते हैं? इन सब मामलों में यही प्रॉब्लम है कि अचानक हो रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं. Why would I leave a position like law commission or like chairman प्रसार भारती unless there is some external push factor? किसने पुश किया, क्यों पुश किया, इस पर मैं नहीं कह सकता, because that is in the nature of speculation. एक सवाल है मेरा राजदीप जी आपसे भी और हिमांशु जी से भी जी, कि चलेगा क्या है, हिमांशु जी से भी है कि आप लोगों के पास जो वो हिरेन भाई का जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था, ये चर्चा बड़ी आ रही है कि पिछले 20-25 दिनों से, एक महीने से उनके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं. क्या ये बात सही? मुझे मैं उस हिरेन जोशी के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ. हिमांशु जी हो सकते हैं क्योंकि हिमांशु जी पीएमओ कवर करते हैं तो वो स्वाभाविक है. पर मैंने जब कल ही किसी उनके बहुत करीबी को एक व्हाट्सएप भेजा तो उनसे साफ मैसेज आया कि आई एम नथिंग टू, आई एम वेयर आई एम, दिस इज ऑल बेसलेस. इतना मुझे एक रिप्लाई आया. हिमांशु जी बाकी हिमांशु जी बता सकेंगे कि हिरेन जोशी के व्हाट्सएप बंद हुए हैं या नहीं. अब मैंने, देखिए वही चीज है जो पंकज जी ने सवाल किया. मैंने कहा जो व्हाट्सएप चीजें आती रही हैं, सरकार की अचीवमेंट्स हैं, डेली जो भी चीजें होती हैं वो जरूर आती हैं. इसको तो मैंने पहले ही कह दिया और पहले से आ रही हैं और अभी भी आ रही हैं, कोई चीज रुकी नहीं है. दूसरा, क्योंकि राजदीप जी ने कहा कि लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, पंकज जी ने भी कहा, आदेश भी यही बात कह रहे थे, तो मैं एक चीज जरूर कह देता हूं. कई बार इस्तीफा आदमी देता है, कोई दूसरा पद मिल जाए, पहले भी हुआ कई बार व्यक्तिगत कारण, ये हर सरकार के अंदर होती हैं चीजें. कईयों को एडजस्ट किया जाता है, कईयों को बाहर किया जाता है. हर एक की जरूरत के हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाता है. आप फिर ये इशारा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे गप ये भी चल रही हिमांशु जी की नवनीत सहगल उपराज्यपाल बनाए जा सकते हैं कहीं के, कि ये सारी पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट्स होती हैं. आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जाए, उस पे आपसे पुरानी जिम्मेदारी से आपसे कहा जाए आप इस्तीफा दें, तो वो एक कहीं चीजें होंगी. अब कुछ चीजें हो रही हैं, उनको क्या नई जिम्मेदारी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो वक्त बताएगा. लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उनके अभी तक कोई तथ्य सबूत नहीं है. ये सारी बातें अपुष्ट हैं बिल्कुल, और इसमें कोई भी अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है. मैं तो ये भी कह रहा हूं कि सोशल मीडिया की गप है, लेकिन हम बस चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि हिरेन जोशी, जैसे राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मैंने अपनी किताब में लिखा कि टॉप 3 पावरफुल लोगों में 2024 वाली किताब में इन्होंने अपने आप को उसमें कहा कि हिरेन जोशी हैं.
ये क्लेम किया गया कि कई मंत्री, कैबिनेट मंत्री इम्प्रेस करना चाहते हैं, गुड बुक्स में आना चाहते हैं हिरेन जोशी के, जो कि मतलब इस बात को मैं इसलिए इसको थोड़ा समझाइए। ये जो पावर डायनेमिक्स के तौर पर बताया गया कि वो बहुत पावरफुल हैं, उनका डायरेक्ट प्रधानमंत्री से एक्सेस है, दिन में रोज रात 11:30 बजे वो मीडिया ब्रीफिंग, मीडिया और इंटरनेट पर क्या चल रहा है प्रधानमंत्री को देते हैं। ये जो शक्तियां हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से क्या वो एग्जैजरेटेड करके बताई गई हैं, एग्जैजरेट करके, या शक्तियां तो हैं पर वो इस तरह की नहीं है कि कोई कैबिनेट मंत्री जो है उनको उनके गुड बुक्स में आने की कोशिश करे? इस पर थोड़ी स्पष्टता डालिए आप। मैं वही स्पष्टता ला देता हूं। देखिए, जब भी कोई प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, पहले क्योंकि सोशल मीडिया इतना नहीं था, टेलीविजन नहीं था, तो अखबारों में क्या आया, सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे हर प्रधानमंत्री के होता था। ये काम एच.के. दुआ, हरीश खरे, संजय बारू, पंकज पचौरी, अशोक टंडन से लेके तमाम लोगों ने किए हैं। कंचन गुप्ता भी रहे हैं उसमें, मनमोहन सिंह के समय हाँ, मैंने मनमोहन सिंह के समय सुधीर कुलकर्णी रहे हैं, तमाम लोग रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने वहां सोशल मीडिया का एक अलग इन्फ्लुएंस है आज के मीडिया में, तो सोशल मीडिया को लेकर भी ब्रीफिंग जो है वो होती है। और क्योंकि अब खबरें जो है वो उस रफ्तार की है कि 1 सेकंड में ब्रेकिंग है। अब वो नहीं है कि आप एक पैकेज लिखेंगे उसमें शाम को छपेगा, अखबार में कल ही आएगा, अखबार में ऑनलाइन स्टोरी आज ही लग जाएगी, अभी लग जाएगी अगर खबर है तो उसकी मिनट टू मिनट ब्रीफिंग भी होती है, शाम को भी होती है। और हर प्रधानमंत्री के समय में, उनके कार्यकाल में सुबह और शाम 2 ब्रीफिंग उनके दफ्तर की रहती हैं। ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम से नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। तीसरी चीज, हाँ ये बात सही है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है और इस तरीके की रिपोर्ट्स तैयार होती रहती हैं कि कितने सांसद जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर ओपन भाषणों में ये बात अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि आपको सोशल मीडिया पर अपनी सरकार का बताना है कि उन्होंने क्या काम किया है। आपको मीडिया के अलावा जो एक अखबार है, प्रिंट है और टीवी है, इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आम जनता को ये बात पहुंचानी है कि सरकार क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है। मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, उसके पहले देवेगौड़ा जी हो, उसके पहले नरसिम्हा राव जी हो, उसके बाद I.K. गुजराल, ये जो 5 प्रधानमंत्री बने थे, दे वर ऑल फ्रॉम प्री सोशल मीडिया एज। इसलिए जो उनके मीडिया के सलाहकार बनते थे वो ज्यादातर प्रिंट मीडिया के एडिटर होते थे। वो इस तरह से डेली लेवल पर ना सोशल मीडिया को मॉनिटर करते थे, ना ही उस तरह से टेलीविजन को बारीकी से मॉनिटर करते थे जिस तरह से हिरेन जोशी करते हैं। जो कहा जाता है वो प्रधानमंत्री को लिस्ट देते हैं कि कितने ट्वीट्स, किसने क्या ट्वीट किया, ये सब प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। मनमोहन सिंह को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, ना ही वाजपेयी जी को इस तरह से डायरेक्टली रुचि नहीं थी। उनकी पर्सनल रिलेशनशिप अशोक टंडन परिवार के उनके नजदीकी हुआ करते थे। तो इट वाज अ मच मोर एमेच्योर, इट वाज नॉट एज प्रोफेशनलाइज्ड एंड टेक ड्रिवन। और ये प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इतने मीडिया ऑब्सेस नहीं थे। नरसिम्हा राव जी को मीडिया क्या मेरे बारे में रोज कह रहा है उस या हर घंटे कह रहा है, उसमें ऑब्सेशन नहीं थी। मैं वही कह रहा हूं राजदीप जी, मैंने ये कहा के कार्यकाल में रिपोर्ट सब जो है सुबह और शाम, सुबह आया करती थी, अखबार था, टीवी इतना नहीं था। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप खुद जानते हैं कि चुनाव में सोशल मीडिया किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड करता है। पर एक आदेश जी से ले लेता हूं, कह रहा हूं हिमांशु जी, आप आज के हिरेन जोशी को पिछले जो मीडिया एडवाइजर्स हुआ करते थे उनसे कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जमाना बदल गया है। और अब क्या हुआ है कि मीडिया इज पार्ट ऑफ द एक हथियार हो गया है, खास करके जिस तरह से ये मैं बुरी तरह से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मोदी जी की एक ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल जो व्यक्ति करता है कि कब क्या चलाना है, कैसे चलाना है,
ये कोशिश तो होती है, ये पहले भी हुआ करती थी बट बड़े एमेच्योर लेवल पर। ठीक है आदेश जी, अब हिमांशु जी 1 मिनट रुकना पड़ेगा प्लीज, फिर ये दो तरफा बॉल पासिंग चलता रहेगा। आदेश जी, एक सवाल आपसे है, कांग्रेस के समय में भी तो जो मीडिया मैनेज, जो बात राजदीप जी कह रहे थे, मीडिया मैनेजमेंट का काम हुआ करता था। संजय बारू ने अपनी किताब में कुछ कुछ चीजें लिखी भी हैं, उस ब्रेकफास्ट का भी जिक्र किया जो सुबह 8:30 बजे होती थी। और उस दौर में किस तरह का था मीडिया मैनेजमेंट जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो 10 साल? देखिए, मैंने मनमोहन सिंह सरकार के यूपीए 1 के लगभग 2.5 साल और 5 साल, वो 7.5 साल ऐसे जर्नलिस्ट कवर किए, क्योंकि मैं 2007 में जर्नलिज्म में आया था। तो उस दौर में इतना प्रेशर नहीं होता था जिस तरीके से मॉनिटरिंग आज 24/7 हो रही है। कोई कौन क्या ट्वीट कर रहा है, कौन कौन सी खबर चल रही है। ज्यादा जो मैनेजमेंट होता था वो खासतौर पर सोनिया गांधी का मैनेजमेंट जो है अहमद पटेल करते थे, और वो अक्सर कहते थे कि यार 2 बार स्टोरी चल चुकी है, इसको हटा दो अब, या चल चुकी है अब छोड़ो यार इसको। क्या ऐसा था कि पीएमओ का मीडिया मैनेज कोई और व्यक्ति करता था और सोनिया गांधी के लिए मीडिया कोई और व्यक्ति मैनेज करता था? क्योंकि दोनों अलग अलग पावर सेंटर थे ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो उनके एडवाइजर थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो उनका मैनेज करते थे, और इधर सोनिया गांधी का जो मीडिया में देखते थे वो अहमद भाई देखते थे। तो इनमें इतना ज्यादा मतलब जो आज जिस तरीके से मॉनिटरिंग होती है वैसे नहीं होती थी। और जिस हिसाब से एंकर्स तक की भी प्लेसमेंट होती है, या एजेंडा क्या जाएगा वो भी देखना पड़ेगा, डिबेट किस पे होगी वो भी हम देखेंगे, इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं होती थी। मतलब आज तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% कंट्रोल है मतलब सरकार का मीडिया के ऊपर, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी की जो आज हालात है, जो वो 3rd टर्म चुनाव हारी है, 99 सीट पे है, तीसरे टर्म में, उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। 2011 से लेकर 2014 तक जिस तरीके के मीडिया ने कवरेज की कांग्रेस यूपी सरकार के खिलाफ में, वो आज तक उससे उभर नहीं पाई है। चाहे वो कोलगेट स्कैम हो, चाहे वो 2G का हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो, और बाद में उन सब एलिस स्कैम्स में सबको बरी कर दिया गया। लेकिन वो जो परसेप्शन बिल्डअप हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो इस तरह की है जनता के बीच में, वो मीडिया ने किया। मैं ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जिसको लेके प्रधानमंत्री जी और उनका ऑफिस कितना सतर्क रहता है कि भाई हाँ, हमें इस पे अपने आप को और स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है। तो अगर उस पे उनके नजदीकी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, तो उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया अभी तक? इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगाती है तो आप जवाब क्यों नहीं देते? तो आपकी चुप्पी ये बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ है। ये जो धुआं उठा है ना कहीं आग थी इसलिए उठा है, बिना आपके धुआं कभी नहीं उठता। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जिन्होंने मीडिया, जिनके सलाहकार नहीं रहे हैं? किस पॉलिटिकल पार्टी में मीडिया सेल नहीं है? किस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है? किस प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार नहीं रहे हैं? और राजदीप जी ने ये कहा कि हाँ, पहले भी रहे हैं, ब्रीफ होता था। और संजय बारू जी ने अपनी किताब में लिखा। दूसरा आदेश ये कह रहे हैं कि अहमद पटेल भी दबाव डालते थे कि ये तुमने 2 बार खबर चला दी, अब हटा दीजिए। ये बात मैंने नहीं कही है, ये आदेश जी और राजदीप जी ने कहा है। जिसका जो काम होता है वो काम करता है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी दी गई है। कोलगेट स्कैम की बात की, 2G की, कॉमनवेल्थ की, ये सारे तथ्यों पे लगे, चाहे वो CAG की रिपोर्ट पे हो। मैं फिर कह रहा हूं, बोफोर्स पे भी जो आया था वो CAG की रिपोर्ट से हुआ था। वाजपेयी सरकार के अंदर कोफीन मामले में रिपोर्ट आई थी, जॉर्ज फर्नांडिस का इस्तीफा मांगा गया, वो तथ्यों पे था। संजय बारू जी के पास चलते हैं। संजय जी फॉर्मर मीडिया एडवाइजर हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे उनके मीडिया एडवाइजर रहे, आपकी किताब बड़ी चर्चित हुई। थोड़ा ये समझाए संजय जी कि एक मीडिया एडवाइजर का, या जो अब जिसको OSD IT कम्युनिकेशन कहा जा रहा है, उसका रोल एग्जैक्टली होता क्या है? क्राइसिस मैनेज करने में अगर आप उदाहरण के साथ बता सकें अपने समय का कोई, उसकी भूमिका क्या होती है? कोई भी उदाहरण जो आपको याद आए। एक मुझे इंसिडेंट याद है, डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम का अरेस्ट होने वाला था, और जब गृह सचिव होम सेक्रेटरी मुझे आके मिले और उन्होंने कहा कि देखो उनका अरेस्ट होने वाला है कल, हमें जानकारी है कि कुछ प्रोटेस्ट होंगे, गड़बड़ होगा, पंजाब में हो सकता है, उनके सपोर्टर्स बाहर आएंगे, तो क्या आप टीवी चैनल्स को बता सकेंगे कि ऐसा होने वाला है, और आप एक ठीक पर्सपेक्टिव से इसे देखिए, ज्यादा एग्जैजरेट मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है।
तो कुछ रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कीजिए, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं क्या? तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करूंगा, मैं बोलूंगा। तो मैंने फोन चलाया, 3-4, उन दिनों में ज्यादा चैनल्स थे नहीं, मगर जो भी थे 5-6 मुख्य चैनल को मैंने फोन किया और कहा कि देखियो ऐसा होने वाला है, आप ठीक तरह से रिपोर्ट कीजिए, ज्यादा एग्जैजरेट मत कीजिए, और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा तो आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहिए। तो सभी ने इसे दे अंडरस्टूड वेल। कवरेज तो हुआ, मीडिया का कवरेज तो हुआ, मगर कुछ वायलेंस नहीं हुआ, कुछ ज्यादा उसका क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादा नहीं हुआ, नेगेटिव प्रोपेगेंडा ज्यादा नहीं हुआ, और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग हुआ। मेरा मानना है कि अगर आप ओपनली बात करेंगे, मतलब बुला के कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके नहीं, मगर ओपनली आप लोगों को कहेंगे कि ये होने वाला है, ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक तरह से रिपोर्ट कीजिए, तो मीडिया देन बिहेव्स रिस्पॉन्सिबल। ऑन दैट नोट, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राजदीप जी, हिमांशु जी और आदेश जी। बढ़ते हैं अगले सत्र की ओर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार भारत आए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रूस भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना रहा है, पर दुनिया के लिए ये मुलाकात क्या संदेश देती है, भारत और रूस के रिश्तों में नजदीकी का अर्थ क्या है, इस पर बात करेंगे। तो रूस पर और पुतिन की भारत यात्रा पर बात करने के लिए इस सत्र में हमारे साथ मेहमान हैं प्रकाश केरे, सीनियर जर्नलिस्ट, संदीप उन्नीथन, डिफेंस जर्नलिस्ट, उनकी मशहूर किताब ब्लैक टॉर्नेडो आप लोग जानते हैं। उदित मिश्रा हमें ज्वाइन करेंगे, डेप्यूटी एसोसिएट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस में, और अमिताभ सिंह, आप जेएनयू में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में। प्रकाश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये ऐसे समय में पुतिन का दौरा हो रहा है, एक तो बात यह है कि जब यूरोप उनको युद्ध अपराधी कह चुका है, इसके पहले तमाम सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं, क्रूड ऑयल ना खरीदने के लिए भारत के खिलाफ भी बयानबाजी हुई है। ऐसे में जब अभी राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आए, उनका जो भव्य स्वागत हुआ, अगली सुबह अमेरिका से किस तरह की रिएक्शन की अपेक्षा आप करते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हार्श रिएक्शन जो है अमेरिका की तरफ से आएगा, क्योंकि देखिए अभी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का रुख है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, तो आप देख रहे हैं कि ऐसी कुछ बातें कहने से ट्रम्प या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बच रहा है, जिससे कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बातचीत चल रही है दोनों देशों में, मतलब अमेरिका और रूस के बीच में, उस पर कोई असर पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हार्श रिएक्शन आएगा ऑफिशियली। अनऑफिशियली अभी भी वहां पे मीडिया में या बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, वो बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। जैसे कि अमेरिका की कोशिश थी कि भारत को रूस से अलग कर दिया जाए, चाइना और रूस के बीच में जो है दूरी बढ़ा दी जाए। तो मैं समझता हूं कि रिएक्शन आना भी होगा, तो वो इस पर निर्भर करेगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेके जो बातचीत चल रही है वो अगले कुछ समय में, मतलब 15 दिन में, महीना दिन में, 2 महीने में, वो किधर का रुख लेती है। तो वो बातचीत पर अमेरिका का रिएक्शन जो है डिपेंड करेगा। अमिताभ जी, आपका क्या कमेंट है? अमेरिका नाराज तो नहीं हो जाएगा ये मोदी और पुतिन की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ देखकर? देखिए, कूटनीति में, राजनीति में नाराज हम किसी को नहीं करते हैं। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, और हमारा इस समय का नेशनल इंटरेस्ट अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट या यूं कहें ट्रम्प के इंटरेस्ट से मेल नहीं खाता है। और हम नाराज इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है जो 50% है। मैं उसको टैरिफ नहीं, सैंक्शंस कहता हूं, क्योंकि 50% अगर आप टैरिफ लगा देते हैं 2.5% से बढ़ाकर, तो ये टैरिफ नहीं, सैंक्शंस हो जाता है। तो हम उसका रास्ता कोई नहीं, हम तो ये नहीं, हमने कभी भला बुरा नहीं कहा ट्रम्प को या अमेरिका को, सिर्फ हमने अपनी प्राथमिकताएं बदली हैं। और उन प्राथमिकताओं में रूस से पहले हमारे संबंध अच्छे थे, और हम फिर उन संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रम्प ये जानते हैं कि अगर किसी भी देश को नुकसान होगा तो वो अपनी भरपाई के लिए किसी दूसरे देश का या अन्य साधनों का सहारा लेगा। भारत भी वही कर रहा है।
अमेरिका इस स्थिति में होता, अमेरिका भी वही करता है, चीन वही कर रहा है। चीन ने तो और एग्रेसिव वे में उसको ये किया कि वो कहता है कि हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आप जितना लगाएंगे उतना हम लगाएंगे टैरिफ। तो भारत ने वैसा तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए हम अमेरिका से या राष्ट्रपति ट्रंप से कोई किसी तरह का हम बदला नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक छोटी सी चीज की मैसेजिंग की बड़ी बात हो रही, पता नहीं आपने ध्यान दिया है नहीं, कि प्रधानमंत्री जब अगवानी करने गए राष्ट्रपति पुतिन की, तो आमतौर पर प्रधानमंत्री जिस कार में जाते हैं उसमें ना जाकर के उन्होंने टोयोटा कंपनी की कार चुनी, जो यूरोपियन कार नहीं है, अमेरिकन कार नहीं है, एशियन कार है, जापानीज कंपनी की कार है। इसके पीछे की मैसेजिंग, क्या इसके कुछ अधिक अर्थ निकाले जाने चाहिए? उस समय पुतिन के सामने ये मैसेज, डिप्लोमेसी में जितना भी ऑप्टिक्स होता है कुछ भी बेमतलब नहीं होता है। तो यूरोप भी थोड़ा सा असहज होगा, या यूरोप की ओर से आपको लगता है कि किसी तरह का रिएक्शन आएगा? यूरोप का तो रिएक्शन पहले ही आ चुका है। जो भारत में 3 यूरोपीय देशों के राजदूत हैं, उन्होंने एक आर्टिकल इंडिया में आर्टिकल लिखा जी, उसमें बाकायदा ये ऑफिशियली जो है रिक्वेस्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर से कि आप जो है पुतिन पर प्रेशर डालें कि वो यूक्रेन युद्ध को रोकें। तो यूरोप तो बोल चुका है, और यूरोप में एक और चीज हो रही है कि वो एक और सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन या सैंक्शंस जो हैं वो रूस पर लादना चाह रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब ट्रंप 50% पनिशमेंट वाला टैरिफ जब लगा रहे थे इंडियन इंपोर्ट पर, तो उन्होंने यूरोप को भी कहा था, ये सलाह दी थी कि तुम लोग भी 50% लगा दो इसके ऊपर। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यूरोप अगर यूरोपियन यूनियन अगर अगला सैंक्शंस का सेट अगर लगाता है, तो है कि उससे कुछ भारतीय कंपनियां या कुछ टैरिफ को लेके कुछ चीजें हो सकती हैं, ये मेरा एक अंदेशा है। लेकिन अगेन फिर मैं वही कहूंगा, देखिए भारत ने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज अभी तक नहीं की, अगर हम केवल रूस और यूक्रेन की बात करें, इस मसले की बात करें। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज भी जो बात कही कि भाई हम लोग इस मामले में ऐसा नहीं है कि हम किनारे बैठे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पीस के लिए, हम शांति के पक्ष में हैं। और आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन गए, रूस गए, और जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने आज कहा कि हमने एससीओ की बैठक में जो है अच्छी खासी हमारी बातचीत हुई थी। तो और अमेरिका को भी हम लोगों ने अभी जो ट्रेड डील को लेके बातचीत चल रही है, तो हम लोगों ने उसके लिए जैसे कॉटन पर, सोयाबीन पर ऑलरेडी उनको छूट देने का ऑफर दिया है, उनका गैस खरीदने का ऑफर है। और यूरोप के साथ अभी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जो आज रूस के करने का एक हिंट जो है प्राइम मिनिस्टर ने अपने बातचीत में कही। और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एफटीए करार के लिए जो है बातचीत चल रही है। जो कुछ देश यूरोपियन यूनियन में नहीं है, उन देशों के साथ हमने एक स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट किया 2 साल पहले। तो और चाइना के साथ हमारी कोशिश है कि जो हमारे झगड़े हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन करके और बिजनेसेज और दूसरे तरीके के इंटरेक्शंस को बढ़ाया जाए। तो भारत के लिए दिक्कत तब हो सकती है लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए ये जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी में ये खींचतान चलेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखता कि कोई भी ये 3-4 ब्लॉक्स जो हैं दुनिया में अभी, वो किसी भी तरीके से लंबे समय के लिए भारत को परेशान करने या भारत को अपने से अलग करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है संदीप जी, मतलब यही सवाल मेरा आपसे है कि आज की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपके नजरिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट उसमें कौन सा रहा? मेरा सबसे हाईलाइटेड पॉइंट अगर आप पूछें तो ये है, ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग है। और मैं मानता हूं कि हम जो देख रहे हैं ये 21वीं सदी का शायद एक बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि जो कई सदियों से जो रशिया है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है, वो एक अकेला ऐसा एक देश है, क्योंकि इतना फैला हुआ देश है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में वो स्पैन करता है। लेकिन इस रशिया यूक्रेन युद्ध के वजह से वो उनकी जो यूरोप की जो एक्सेस है वो एक तरह से ब्लॉक हो गई है। और वो भी यही जानते हैं, रशिया हमेशा चाहती थी कि यूरोपियंस उसे अपना ले,
रिगार्ड देम एज वन ऑफ देयर ओन, लेकिन ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और ये जो एनमिटी की जो बैड ब्लड की हम देख रहे हैं अभी, उसके वजह से रशिया को कोई ऑप्शन नहीं है, अभी वो पिवट कर रही है एशिया की ओर। और ये पहला पहलू ये था कि वो चाइना के साथ वो बहुत नज़दीक आ गए हैं। और ये जो हमने आज देखा है न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट पुतिन बहुत कम ट्रैवल करते हैं, वो सिर्फ चीन गए हैं, उससे पहले उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स गए अलास्का में पीस प्रोसेस के लिए। अब दिल्ली आने का उनका ये मकसद है, वो सिग्नल करना चाहते हैं कि देखिए मैं पराया नहीं हूँ, मैं एक आउटकास्ट नहीं हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं। और चाइना के साथ उन्होंने एक रीअलाइनमेंट कर दिया। अब इंडिया को, जो कि दुनिया का सबसे तेज ग्रो करने वाला जो इकोनॉमी है, उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया और बहुत सारे एरियाज में उन्होंने डाइवर्सिफाई करने की बात की है, ना कि सिर्फ एनर्जी और डिफेंस को, बहुत सारे और एरियाज की उन्होंने बात की है। और एक टारगेट भी रखा है कि 2030 तक $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा सबसे जो अहम ये है वो इमेजेस के ये दायरे से हमको मिला है कि पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, जियो पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रही है। और ये सारे जो इमेजेस आ रहे हैं कल से लगा, जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे से, हमारे तो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ही रशिया के साथ, लेकिन जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम आमतौर पे प्रधानमंत्री जाते हैं, रिसीव करते हैं स्पेशल गेस्ट को, 21 तोपों की सलामी दी जाती है उन्हें, जॉइंट सर्विसेज ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाता है, रेड कार्पेट दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में डिनर सब। लेकिन उसका एक और उन्होंने ऐड कर दिया इस स्पेशल रिलेशनशिप में, और वो है कि एक कारपूल वाली जो डिप्लोमेसी उन्होंने शुरू की है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और वो ये सिग्नल करना चाहते हैं कि जो इंडिया और रशिया के बीच जो रिलेशनशिप है, हमारे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है कई देशों के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी है, कई यूरोपियन मुल्कों के साथ भी है, फ्रांस, यूके वगैरह। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशियन फेडरेशन के साथ है वो एक बिल्कुल अलग किस्म का है कि दोनों नेता जो है एकदम उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री आपको दिखने को मिलता है वो इस फोटोज के दरमियान हमें दिखने को मिलता है। कैसे वो एक कार में बैठ के चलते हैं, वो नॉर्मली इस तरह के फोटो ऑप्स बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें फॉरेन लीडर्स के साथ। लेकिन ये जो सारी जो है, मैं मानता हूं ये सिंबोलिज्म इस विजिट का यही है, जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग। क्या आप जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डिफेंस फ्रंट पर कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ये मीटिंग दरअसल उसके लिए थी नहीं? बिल्कुल, इन्होंने इस मीटिंग के दरमियान क्या किया कि अब वो देखिए, वो दे आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द फाइन डिटेल्स कि हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, इस तरह की जो आर्म्स बाजार वाली भाषा बिल्कुल नहीं यूज किया। उन्होंने स्ट्रेस किया है कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो बनी रहेगी और आगे चल के बहुत सारे ऐसे जॉइंट प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स करेगी। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि बिना स्टेटमेंट या बिना इस मीटिंग के भी हमारी जो मित्रता है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशियन फेडरेशन के साथ, वो किसी और देश के साथ नहीं है। सिर्फ इसी वजह से कि रशिया जो हमें जो हथियार बेचती है, जो हमें हथियार ट्रांसफर करती है, वो कोई और देश नहीं करता है। ऐसे दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक देश ने एक परमाणु पनडुब्बी दूसरे देश को ट्रांसफर किया, लीज किया हो। कभी नहीं हुआ दुनिया में कि किसी देश ने एक दूसरे देश को परमाणु पनडुब्बी बनाने की जो ये पूरी टेक्नोलॉजी है ट्रांसफर किया। रूस ने किया है, हमें सुपरसोनिक मिसाइल्स दिए ब्रह्मोस के, जो कि खास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना के पूछने के बावजूद उन्होंने ये ब्रह्मोस मिसाइल्स चाइना को नहीं दिए। और ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि रशिया ने पूरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दी है इंडिया को, ये ब्रह्मोस जो है साथ में बनाते, लेकिन चाइना को इस तरह के हथियार नहीं दिए। और आगे चल के इस ब्रह्मोस के जरिए वो और अत्याधुनिक हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस NG, हाइपरसोनिक वेपन्स, उस तरह की सब जो जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं वो किसी और देश के साथ नहीं है। तो ये मीटिंग में अगर भले ही वो जिक्र नहीं किया हो इंडिविजुअल वेपन सिस्टम्स के,
सब जानते हैं, रूस भी जानती है, हम भी जानते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक तरह से अंडर द रेडार है। प्रकाश जी, चीन की बात हो रही है, आपको मैंने कई बार पहले भी सुना है कि भारत को चीन से अपने रिश्ते और बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस दरार को बड़ा करें। इसके वकालत आप कई बार करते रहे हैं। थोड़ा इस नज़रिए से बताएं कि अगर रूस से हम अपनी करीबी को और बढ़ाते हैं, हमारा बहुत पुराना मित्र है, जाने कब से हमारा कल्चरल एक्सचेंज रहा है, फिल्मों में, साहित्य में, मैक्सिम गोर्की बहुत पहले यहाँ अनुवाद होकर के लोग पढ़ने लगे थे। अगर रूस से ये नज़दीकी और बढ़ती है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो भी और थोड़ा कम होता है, हथियार भी हम और ख़रीदते हैं, क्या इसका नेक्स्ट स्टेप आप इस तरह से देखते हैं कि ये हमें हेल्प करेगा चीन से अपने रिश्ते सुधारने में भी? क्योंकि मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पर भी, अब पिछले कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट सीमा पर हुए चीन के साथ, डोकलाम हुआ और भी हुए, उसमें रूस की भूमिका उस मसले को शांत करने में कुछ बहुत सक्रिय दिखी नहीं थी। तो मैं इस नज़रिए से पूछ रहा हूँ कि क्या रूस एक ग्लू का काम कर सकता है भारत और चीन के बीच में, अगर हम उसको और बेहतर रिश्तों की ओर ले जाएं? देखिए, भारत और चीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और किसी एक पार्टी के साथ अगर किसी का बहुत बहुत ज्यादा ही क्लोज रिलेशन है तो उसको साफ साफ पोजीशन लेने में दिक्कत होती है। तो रूस की उस परेशानी को भी हमको समझना चाहिए। संदीप को बेहतर पता होगा कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार के लिए रूस ने सबसे ज्यादा कोशिश की है पिछले कई सालों से, और अगर रूस के साथ हमारा क्लोज कोऑपरेशन बढ़ता है तो हमको बाय डिफॉल्ट उसमें चाइना भी एक एंगल होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका उल्लेख किया कि हम पोलर एरियाज में, ध्रुवीय एरियाज में जो है, हम साथ में एक्सप्लोरेशन में पार्टनरशिप करेंगे। अब ये जो पोलर रीजन्स में जो एक्सप्लोरेशन का मसला है, ये अगला बिग थिंग है दुनिया की पॉलिटिक्स में। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बात हो रही है कि आइस ब्रेकर जहाज और रास्ता बनाने की, ट्रम्प बोल रहे हैं ग्रीनलैंड मैं ले लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो वहां पे अगर भारत और रूस का सहयोग बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट उसमें चीन भी एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी चीन भी रूस के साथ वहां पे कोऑपरेशन कर रहा है। दूसरी तरफ जैसे बात हो रही थी कि रुपए के साथ मीर का जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टम है उसको जोड़ने की बात है, उसमें भी फिर अगेन चीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, क्योंकि मीर के पूरे सिस्टम को फिलहाल जो है चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जोड़कर चलाया जा रहा है। और चूंकि भारत भी लगातार, मान लीजिए कि हमारा सहकार बढ़ रहा है और ऑलरेडी चाइना और रूस का बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं, उन लोगों ने तो एक अंतहीन समझौता कर ली संबंधों का। और एक चीज और यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी बार बार ये कह चुकी हैं कि दुनिया ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस बदलाव का नेतृत्व हम कर रहे हैं। और चाइना, रूस, भारत और भी कई सारे देश ये बार बार बोल रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की विश्व व्यवस्था बननी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दादागिरी चले, रीजनल चाहे ग्लोबली। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे अपने जो झगड़े हैं, देखिए जो झगड़े हैं वो तो लीगेसी प्रॉब्लम्स है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ट्रेड डील की तरह नहीं होता कि आप उसको आमने सामने बैठ के और थोड़ी देर में आप उसको क्लिंच कर लें, उसमें समय लगेगा। लेकिन ऑलरेडी हमारा बिजनेस में हम इतना क्लोज हैं, हम इतना ट्रेड डेफिसिट में हैं। अगर उस पैसे को कुछ चाइना से अगर हम कहें कि भाई आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट दो, जैसे अभी रुपया गिरने के मामले में बात हो रही है कि एफडीआई घट रहा है, तो हमारे पास हमारे ग्रोथ के लिए हमको हर तरीके के पार्टनरशिप की जरूरत है। सिर्फ एक देश, दो देश, चार देश से ये काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है, जो हमारी संभावना है, वो बहुत बढ़ी हुई है। और उसके साथ फिर बाकी देशों की और दुनिया का साझी संभावनाएं भी जुड़ती हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भारत और चीन के संबंधों को सुधारने में मदद मिलेगी अगर भारत और रूस और ज्यादा सहकार बढ़ाएंगे, और ये सहकार बढ़ेगा। अमिताभ जी, इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, रूस और चाइना का संबंध जितना पुराना नहीं है, उससे ज्यादा रूस और भारत का संबंध पुराना है। और रूस ये बखूबी जानता है कि हम उनके साथ ना कोई बॉर्डर इश्यूज है, हालांकि अब तो उन्होंने भी सेटल कर दिया है, रूस और चीन ने भी। और
रूस एक बड़े पावर के तौर पर या एक उभरते हुए पावर के तौर पर भारत को देखता है। और भारत इससे पहले भी जब अमेरिका के से संबंध अच्छे थे, तब भी रूस से हमारी मित्रता थी, वो डिफेंस पर आधारित थी, वो चल ही रही थी। अमेरिका ऑब्जेक्शन करता था लेकिन हम उसको मानते नहीं थे, और अमेरिका भी रियायत देता था और वो चीज को मान लेता था कि इनकी नेशनल प्रायोरिटी क्या है। हमारे डिफेंस के जितने भी हमारे आयुध हैं, शस्त्र हैं, साजो सामान है, 70% लगभग मिलिट्री हार्डवेयर सोवियत और रूसी हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है। तो जाहिर है हमें उनकी सप्लाईज, उनके टेक्निकल सपोर्ट और फर्दर परचेज के लिए हमें उनसे संबंध अच्छे बनाने पड़ते हैं, और ये हमारी, आप मजबूरी कहें या चॉइस कहें, जो कहें, ये हमारी है। अगर कोई ये समझता है कि चीन से रूस की दोस्ती भारत के कॉस्ट पे होगी, वैसा नहीं होगा। और हमारे साथ स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप है। चीन, उनका इस समय बहुत बड़ा कूटनीतिक पक्षधर है। उन्होंने सैन्य सामान या और किसी तरह उनका सहयोग नहीं किया, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में उनको सहयोग करते हैं या अन्य मंचों पर उनको सहयोग करते हैं। ये भी नहीं कहते हैं कि यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है या जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रूस कर रहा है वो सही है, उस पर भी उनके तो हम भारत रूस के संबंध को चीनी चश्मे से नहीं देखते हैं। हम एक दूसरे को एक सॉवरेन, एक संप्रभुता राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र की तरह देखते हैं, और उसमें चीन एक प्लेयर है, उनके लिए भी एक प्लेयर है, हमारे लिए भी एक प्लेयर है। और कभी भी हम परमानेंट राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खासकर, न हमारा कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, ना हमारा कोई परमानेंट एनिमी होता है। हमारे ओनली परमानेंट जो होते हैं वो इंटरेस्ट होते हैं, हमारा हित होता है। तो उनके चलते भी हम उन चीजों को देखते हैं कि हम चीन और रूस की दोस्ती बरकरार रहे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे चलते उनके संबंध बिगड़े या उनके चलते हमारे, चीन के चलते हमारे संबंध बिगड़े। दोनों इंडिपेंडेंट है और वो चलते रहेंगे, आगे भी चलेंगे। उदित मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं। RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इस तरह का कोई गठजोड़, ये इसको आप निकट भविष्य में कोई संभावना मानते हैं, या आपको लगता है कि ये कोरी गप है, ये एक अच्छा हसीन ख्याल है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें ये तीनों एक मंच पर नहीं हो सकते, इनमें से दो किसी एक मंच पर होंगे, फिर दो एक और मंच पर होंगे? जी, ये कहना मुश्किल है अभी कि RIC जैसी चीज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जब से ट्रम्प साहब आए खासतौर से, वो इतनी जल्दी बदल रही है। मतलब हम आज बात कर रहे हैं इस बात पे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या विचार होगा इस पूरी इवेंट पे, इस प्रॉक्सिमिटी पे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई कह नहीं सकता। ऑलरेडी जस्ट इस साल में हम लोग देख चुके हैं, बावजूद इसके कि हमने बहुत कोशिश करी ट्रम्प के करीब आने की, उन्होंने इतना हमारे ऊपर प्रेशर जरूर डाला है कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट्स थे रशिया से वो खत्म हो गए। तो ये दिखाता है कि ये इतना सीधा नहीं है कि आप दो कंट्रीज साथ आई और उन्होंने हाथ मिलाया और वो आगे बढ़ गए। तो कहना मुश्किल है कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा या वो नेसेसरली अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ये पिछले 2-3 दशक में देखने में आया है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला रवैया है यूएस का। तो कहना आसान नहीं है। एक सवाल और इसी में आपसे जुड़ा हुआ, देखिए अभी ये बात हुई थी कि ट्रेड टॉक्स होंगे, चल रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मतलब अमेरिका और भारत के बीच। अब जब हम पुतिन का स्वागत किया गया हमारे यहाँ, उसके बाद जो ट्रेड के बातचीत की पर जो भारत की स्टैंडिंग है अमेरिका के सामने, उस पर आपको लगता है फर्क पड़ेगा? इंडिया का मैसिव ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ जी, तो अक्सर ये बातें बोली जाती हैं बायलैटरल ट्रेड बढ़ा देंगे। अब आज मैं सुन रहा था कि ये बायलैटरल ट्रेड जो है वो $65 बिलियन है डॉलर, अब वो $100 बिलियन हो जाएगा 2030 में। लेकिन बायलैटरल ट्रेड अपने आप में बड़ा इनॉक्युअस टर्म है। वो ट्रेड डेफिसिट क्या होगा इंडिया के लिए वो देखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे तो उसका अपना एक परिणाम होगा, और अगर हम रशिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लार्जली डिफेंस इंपोर्ट कर रहे हैं
जो चीजें मैं पढ़ रहा था, सुखोई और एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो यूएस के पास जाना उतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उसको थ्रेट की तरह देखता है। तो एक तो ये है कि इंडिया की ट्रेड वीकनेस है। यूएस के साथ जो हमारा सरप्लस था उसका कबाड़ा हो गया है क्योंकि यूएस नहीं चाहता वो सरप्लस इंडिया के पास आए, और अब हमें मजबूरन उनसे चीजें खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि हमें वो ट्रेड डेफिसिट का वो सरप्लस अपना खत्म करना है उनकी दोस्ती बनाए रखने के लिए। जहां पे हमारा ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ, उसमें स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स आ जाती हैं यूएस की कि वो नहीं चाहते कि वो आप इतना पास आए रशिया या चाइना के। तो अगेन बहुत प्रॉक्सिमिटी, बहुत डिपेंडेंस, स्पेशली फॉर डिफेंस पर्पसेस, न्यूक्लियर एनर्जी पर्पसेस ऑन रशिया, नेसेसरली आपको कोई अमेरिका से तो बहुत पास नहीं लाएगा। ठीक है, एक चीज और सर, आप $59 बिलियन का है अभी ट्रेड डेफिसिट, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। मैं ये समझना चाह रहा था कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें भारत रशिया को कोई सामान भेज सकता है, क्योंकि रशिया ने, अभी प्रकाश जी भी बता रहे थे कि रशिया ने इस तरीके का व्यापार चाइना से एस्टेब्लिश किया हुआ है और वो रूट्स भी इतने उनके लिए सुगम हैं कि उन्हें भारत से वाकई कोई सामान, भारत कोई ऐसी चीज पैदा भी करता है जिसकी जरूरत रशिया को है। हाँ, ये बात बहुत सिंपल समझने की है कि डेटा आप देखिए 2020-21 के बाद से हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है रशिया के साथ बिल्कुल बलून कर गया है। 5 बिलियन था, अब ऑलमोस्ट 65 बिलियन हो रहा है। लार्जली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भर के उनसे चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर से ऑयल। चाइना अपने आप में एक ऐसा देश है जो अगले 10 मैन्युफैक्चरिंग देशों से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो चाइना के रहते हुए रशिया को कोई और कंट्री सस्ते में कोई चीज दे देगी, ये मुश्किल है, खासतौर से इंडिया जो अपने आप में ही मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आने वाले समय में कोई कमाल का हम कुछ उन्हें एक्सपोर्ट करने लगेंगे। जो भी चीजें आप देखने में, सुनने में आ रही हैं, वो है फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब आप उनसे ले रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, हाई टेक्नोलॉजी, सुखोई, एयर डिफेंस, कितनी आप सब्जी और नेनुआ बेच सकते हैं उन्हें कि ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए। तो ये एक तरफा है। ऑल्दो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि हर कंट्री के साथ, जो ट्रम्प साहब ने एक ये रवैया बना दिया है कि हर कंट्री के साथ बैलेंस ट्रेड हो, ये चीज ये बेवकूफाना चीज है। आप हर कंट्री के साथ बैलेंस ट्रेड नहीं कर सकते। किन्हीं के साथ आपका डेफिसिट होता है, किन्हीं के साथ आपका सरप्लस होता है, और दुनिया बड़ी आगे जा सकती है अगर वो रवैया रखे। संदीप जी, मैं थोड़ा आप डिफेंस पे बात करना चाहता हूँ कि 5th जनरेशन फाइटर जेट हमें चाहिए, तो कौन सा चाहिए? इस पे मंथन के अलग अलग कारण होंगे, जो लोग नीति नियंता हैं वो कर भी रहे होंगे। सुखोई 57 जिसको रशिया से खरीदने का एक फ़ायदा ये होगा कि सब कुछ हमें, कोडिंग भी हमें मिल जाएगी, सब कुछ हम घर में कर लेंगे, उसका मेंटेनेंस से लेके सब कुछ। और दूसरा है F-35 जो हम अमेरिका से खरीदें। तो 2 विकल्प हैं, दुनिया के 2 बड़े ध्रुव, रशिया से लें कि अमेरिका से। सिर्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से और भारतीय वायुसेना की ज़रूरत के नज़रिए से, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके नज़रिए से, आपका वोट किस पे है? मेरा वोट तो Su-57 को जाता है। मैं जानता हूं कि ये जो 5th जनरेशन रशियन फाइटर है, भले ही F-35 के मुकाबले में थोड़ा कम हो, लेकिन उस पर कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होंगे जिस तरह से F-35 के साथ होता है। और F-35 ही नहीं, हर जो अमेरिकन प्रोडक्ट है, वेस्टर्न मिलिट्री हार्डवेयर है, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रिंग्स तो अटैच्ड होते हैं। आप देख लीजिए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर हमारे पास S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल नहीं होते तो शायद ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम कुछ और होता। हमारे पास पाकिस्तान को अटैक करने, पाकिस्तान के एयर बेसिस को अटैक करने के लिए इस तरह की कोई और हथियार कोई देने को तैयार भी नहीं होता। तो ये बात बहुत सिंपल है। रशिया जो हमें हथियार देती है उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस के खास करके फाइटर एयरक्राफ्ट में वो भले ही वेस्टर्न फाइटर से थोड़ा कम हो, 20-30% रिड्यूस परफॉर्मेंस हो, लेकिन उनकी जो एक तरह से वो आज़ादी जो हमें देती है कि आप
किसी भी चीज में उसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो वो जो इंडिपेंडेंस हमें मिलता है रशियन वेपन्स के साथ, वो हमें अमेरिकन वेपन्स के साथ बिल्कुल नहीं आता है। S-400 का जो बची हुई हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी किस्तानी है, पर S-500 का भी प्रपोजल है उधर से, तो एक बार वो समझा सकते हैं कि S-500 और 400 में फर्क क्या है? रेंज का ही फर्क है या और भी कुछ एडवांसमेंट? रेंज का भी फर्क है, कैपेबिलिटीज का भी फर्क है। जो S-400 जो है प्राइमरली एक एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है जो कि क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, कुछ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट करता है। लेकिन जो S-500 जो है एक कंप्लीटली न्यू लेवल पे लेके जाती है ये सारे कैपेबिलिटीज। उसका नाम है प्रोमीथियस और उसकी कैपेबिलिटीज है वो 600 किलोमीटर दूर तक की मार कर सकती हैं, अटैक कर सकते हैं टारगेट्स को, लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स तो है ही, 5th जनरेशन फाइटर्स। तो इसकी जो रेंज है, कैपेबिलिटीज है, एनवेलप है, डिटेक्शन रेंज, अटैक रेंज, वो S-400 से ऑलमोस्ट डबल है। तो एक नई कंप्लीटली डिफरेंट वेपन सिस्टम है। इसी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, करीब $1 बिलियन से अधिक है, ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट ऑफ S-400 यूनिट। और ये बहुत ही कम इसके यूनिट्स बने हैं। रशिया के पास 1 या 2 रेजिमेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ वो जॉइंट डेवलप करे। तो ये एक्चुअली इट इज़ एक एंटी स्पेस वेपन कहा जाता है इसको, एक एंटी सैटेलाइट एंटी स्पेस वेपन है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस। और उसके डिप्लॉयमेंट करते हैं कि एयर डिफेंस ही नहीं, एक्चुअली ये वेपन ऑफ ऑफेंस है। एक ऐसी एक हथियार है जिसकी डिप्लॉयमेंट के बाद आपकी जो एडवर्सरी है वो हवाई जहाज नहीं चला सकता है, आपको अटैक नहीं कर सकता। एक तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे सुदर्शन चक्र, वो उस सुदर्शन चक्र का एक बहुत ही एक अहम हिस्सा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज भी काम करता है? बिल्कुल, बियॉन्ड विजुअल रेंज 600 किलोमीटर दूर की वो क्लेम करते हैं, 500-600 किलोमीटर रेंज पे है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ये कोई और ऐसा कोई एक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं और, किसी और देश के पास। प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे। हम जब भी पुतिन यहाँ आते हैं या हमारे प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं या किसी और मंच पर हम जमा होते हैं, ये बात आ जाती है कि क्या हम कभी वो दिन देखेंगे कि भारत और रूस आपसी व्यापार को डॉलर पे ना करके रूबल और रुपए में कर सकें, अपनी मुद्रा में कर सकें। पर उसमें फिर वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी याद आती है जो ब्रिक्स देशों को उन्होंने एक साथ दी थी कि इस बारे में सोचेगा भी मत। ये बहुत दूर की कौड़ी, दूर की कल्पना है या अभी डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए कम से कम, या ये संभव है? आपको लगता है कि अगर ये सहयोग रहा तो कुछ वर्षों में वो दिन आएगा? हाँ, देखिए, आज की बातचीत में ये जानकारी सामने आई है कि 96% जो ट्रेड हो रहा है हमारा वो अपनी अपनी करेंसीज में हो रहा है, ये बात आई है। हालांकि मुझे ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें युआन भी है और भी कुछ मुद्राएं हैं। बहरहाल देखिए, तुरंत तो ऐसा नहीं आप कर सकते कि डी-डॉलराइज कर सकते, और जैसा कि मैंने कहा कि सबको सबकी जरूरत है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा दिन आए कि आप अमेरिका किनारे बैठ जाए और ये हो जाए, वो अब होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज है। साल 1 से लेके 1820 के दशक तक दुनिया में हमेशा ही 2 अर्थव्यवस्थाएं पहले और दूसरे पायदान पे रही हैं, लगभग 1800 साल तक। वो है चाइना और इंडिया। और ये 200 साल का जो अपवाद का पीरियड हमने देखा है जब पश्चिम गया ऊपर, वो भी अब पीछे आ रहा है। आप देख रहे हैं कि G7 कंट्रीज की इकोनॉमी कैसी है और ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और इन लोगों का क्या परफॉर्मेंस है। अब डॉलर का इंपॉर्टेंस 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो अमेरिका की अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है वो किस डायरेक्शन में जाती है, दूसरे कि ये जो अमेरिका की आदत है सैंक्शंस लगाने की, डॉलर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की, दूसरे देश के मुद्राओं के साथ खेल करने की और उसके साथ अपनी मिलिट्री को पीछे लगा देने की, ये जो पैंतरा है आज क्यों बहुत सारे देश जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जो यूरोप के बैंकों में हमारा सोना रखा हुआ है उसको वापस ला रहे हैं, और तो और यूरोप में इटली वाले उठा के लंदन से ले जा रहे हैं। अभी वो लोग ले गए अपने सोने का बड़ा सा हिस्सा। तो ये अभी रशिया पे जिस तरीके से सैंक्शंस लगे कि उनका सामान पकड़ लो, उनका पैसा जब्त कर लो,
उनके साथ कोई किसी तरीके की बातचीत मत करो, ट्रांजैक्शन मत करो। तो इन सब चीजों को भी ग्लोबल साउथ के देश जो हैं देख रहे हैं, तो सब अपनी अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से डॉलर का जो अभी डोमिनेंस है वो नीचे आएगा, और पिछले कुछ समय से डॉलर का भाव जो है नीचे भी आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए 2 साल का उनका हिसाब किताब है। आखिरी साल तो मतलब लेमडक प्रेसिडेंट के रूप में रहेंगे, और वो अपनी पॉलिसी को लेके जिस तरीके से अस्थिर हैं, दूसरे देशों के साथ जिस तरीके का उनका एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि वो धौंस वाली चीज जो है बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो हमें उसमें घबराने की बात नहीं है। जो उदित कह रहे थे कि हमको अपना बास्केट बड़ा करना है, और उसके साथ ये करना है, जैसे आपने पूछा कि रशिया के साथ बिजनेस, तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हम खरीदेंगे क्या बेचेंगे। ये भी हो सकता है कि रशिया के पास मैन पावर कम है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। तो हमारा जो वर्कफोर्स है वो बहुत बड़ा है, उतना बड़ा वर्कफोर्स दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम क्या वर्कफोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ हद तक। इस तरीके के हमको ऑप्शंस को तलाशना होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारी करेंसीज के लिए रास्ता बनेगा, जगह बनेगी। एक छोटी सी चीज बस बोलना चाहता हूं उसमें कि आप ले लीजिए, इंडिया ट्रेड कर ले सबके साथ रुपए में, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है, आपका रुपया लेके वो आपसे क्या खरीदेंगे? करेक्ट। आपको मैं डॉलर देता हूं, मैं आपको $100 देता हूं, तो आप दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी खरीद सकते हैं। मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, तो आपको इंडिया से कुछ चीज खरीदनी होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे भी इंडिया के रुपए से कुछ भी खरीद सकते हैं। इंडिया से आप क्या खरीद सकते हैं? तो मतलब मुद्दे की बात इसमें यह है, जब तक आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बड़ा नहीं होगा, जो ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने डोमिनेट करा है वर्ल्ड इकोनॉमी को, जब तक आप कुछ बनाएंगे नहीं तो आपकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसको लेके क्या करेंगे, उससे क्या खरीदेंगे। ये चीज ध्यान में रखने की है कि आपकी करेंसी लॉन्ग टर्म में तभी मायने रखती है जब आप एज अ कंट्री कुछ बनाते हैं, ऐसी चीज जो दुनिया को चाहिए आपसे, तब उस करेंसी की वैल्यू। अदरवाइज क्या है फायदा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।